एक साल में तो लोग अपना घर ठीक से नहीं बनवा पाते हैं। क्या ऐसा मैनेजमेंट आपने तैयार किया कि आपने 1 साल में मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, साथ में हॉस्पिटल भी जो कि करीब 650 बेड का है। कैसे ये सब चीज़ हुआ ये? कि बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही पैदा नहीं लिए हैं, वो मजदूरी करवाने के लिए भी पैदा लिए हैं। देखिए, बिहार के लोग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही भोले यहाँ के लोग हैं। बिज़नेस की शुरुआत का माहौल की अगर बात करें तो बाकी राज्यों में जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ के एनवायरनमेंट में बिज़नेस शुरू करने के लिए और बिहार के एनवायरनमेंट में क्या अंतर पाते हैं? शेरघाटी से ऐसा क्या लगाव हो गया गया कि आप यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया? तो संस्थान के लिए रणवीर को काफ़ी लकी मानता हूँ। शुभ संकेत 2 हो गया एकदम एक साथ। हाँ। ठीक है कि हमारा उस दिन ओपनिंग भी हुआ और हमारा जो कुल खानदान को आगे आगे ले जाना है, बारिश भी उस दिन हमें का भी जन्म हुआ, वाह! हाँ मिला। आपके पिताजी फ़ौज में थे, आर्मी में थे। तो एक आर्मी परिवार का बच्चा होना, ख़ास करके पिताजी आर्मी में, बड़ा डिसिप्लिन मामला होता है। किस तरीके से वो आप सिचुएशन को याद करते हैं और उसका आज के जीवन में आपको क्या लाभ मिलता है? मैं बिहारी हूँ, बिहारी होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं बिहार के लिए कुछ करूँ और उस दिशा में छोटे-छोटे मेरे प्रयास करते गया और ये छोटे-छोटे प्रयास कब मुझे यहाँ लेके आया मुझे पता खुद ही नहीं चला। दोस्तों नमस्कार, आपके स्टोरी.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने मंच पे किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं और आज हमारे साथ एजुकेशन के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने संघर्षों की बदौलत कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा हमने अपने चैनल पे करनी बेहद ज़रूरी समझी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी जो बचपन है वो बेहद संघर्ष में बिताया, उसके बाद अपने बलबूते एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा काम किया जहां आप सोचकर सुनकर इस कहानी को बिल्कुल प्रेरित होंगे। एक छोटे से पैथोलॉजी लैब से शुरू करके एक बड़े मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र ये आसान नहीं था। जी हाँ, हमारे साथ हैं राजेश कुमार पांडे सर। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। जी धन्यवाद। तो सर, क्योंकि आपकी जो जर्नी हमने देखी और जिस तरीके से आपने ये सफ़र तय किया है और जो कहानी हमने पढ़ी, तो मुझे लगा कि आपको हमारे मंच पे बिल्कुल आमंत्रित करना चाहिए और करीब 6 महीने से हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। सबसे पहले सर, कि ये जो सफ़र है आपका, इस सफ़र में सबसे पहला जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? पैतृक आपका घर कहाँ हुआ आपका? मैं बेसिकली नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव बीन प्रखंड में बरहोग मेरा गाँव हुआ। मैं वहीं का निवासी हूँ। मूल रूप से अगर पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो आपकी क्या स्कूलिंग ये सब कहाँ हुई? गाँव से हुई या शहर से? नहीं, नहीं मेरी स्कूलिंग जो है उखरूल एक मणिपुर में जगह है, वहाँ से स्टार्टिंग हुई। क्लास 1 से 5 तक मेरा उखरूल में हुआ। उसके बाद सेंट एंथनी स्कूल शिलांग, अच्छा, वहाँ हमारा 12th तक हमने शिलांग से किया। अच्छा, शिलांग से 12th पढ़ाई की। फिर उसके बाद आगे का जो सफ़र जिसमें आपने एमबीए वगैरह किया, ये सब कहाँ से कंप्लीट किया आपने? देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 1994 में मेरी शादी हुई, 19 जून 1994। अच्छा, तो उस समय मोर एन मैं लगता है 16 साल का, 16 साल कुछ महीने का ही था। मतलब ये 12वीं कंप्लीट की और उसके बाद शादी हो गई आपकी? अच्छा, 10th कंप्लीट होने के बाद। अच्छा 10th में और ही शादी। मेरी शादी के बाद मेरा 10th का रिजल्ट आया। अच्छा, मतलब मेरा शादी 19 जून 94 है और 10th का रिजल्ट मेरा 30 जून है। ओके, तो उस समय मुझे शादी का अर्थ भी नहीं पता था कि शादी क्या होता है और क्यों किया जाता है। क्योंकि बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला ज़रूर हूँ, लेकिन बचपन से हम लोग नॉर्थ ईस्ट में पापा के साथ रहे, तो हमें यहाँ के कल्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं थे। नहीं थी। तो शादी के 2.5 साल के बाद हमारे यहाँ उस समय 2.5 साल, 5 साल, 7 साल के बाद गौना, जिसको सेकंड मैरिज के रूप लोग माना मानते थे। जाता है, तो 2.5 साल के बाद हमारी गौना। गौना हुआ। तो वहाँ से हुआ कि भाई वाइफ़ मुझे हमेशा बोलती थी कि मेरे जीजा जी के पास ये मकान है, ये गाड़ी है, ये ज़मीन है, मेरे दीदी के पास ये ज़ेवरात हैं। मुझे लगता था कि भाई मेरे लिए तो बहुत टफ़ सिचुएशन है, मेरी उम्र भी बहुत कम है और कमाना भी बहुत ज़रूरी है।
97 में मैंने अपने सिस्टर का शादी किया। अच्छा। उस समय सम रिलेटिव से हमने कुछ पैसे लिए, सम फ्रेंड से हमने कुछ पैसे लिए कर्ज के रूप में। कर्ज के रूप में। और जो लोगों से जो मुझे सुनने को मिला कि भाई राजेश ने इतने पैसे लिए हैं, इस रिलेटिव से लिए हैं, इस दोस्त से लिए हैं, तो वहाँ से मैंने एक संकल्प ठाना कि मुझे ऐसा बनना है कि मुझे अपनी बिटिया की शादी में किसी से 1 रुपया लेना ना पड़े। और वही दृढ़ संकल्पित होते हुए मैंने अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना कोशिश किया। पहला हमारा लक्ष्य था कि मैं बनना चाहता था डॉक्टर, अच्छा। बट हमारा फैमिलियर कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइप का ऐसा नहीं था कि हमारे मम्मी पापा डॉक्टर का पढ़ाई का एक जो खर्च है वो उठा। वो अफोर्ड कर सकते, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने डीएमएलटी किया, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो जो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन किया, तो मैंने बहुत मेहनत से किया, बहुत शिद्दत से किया। उसमें मैंने अपने बैच का टॉपर था। अच्छा। हमारे जो मनोज सर हैं, अभी भी वो आरएमसीएच में, रिम्स में पोस्टेड है। रांची रिम्स की बात कर। हाँ, रांची रिम्स में अभी भी वो पोस्टेड है। हम्म। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो रिम्स के अलावा उस समय वो एक नर्सिंग होम था पिस्का मोड़ में, अच्छा। वहाँ बैठते थे। और रामबली डॉक्टर आरबी सिंह थे, उनके अंडर में वो बैठते थे और वहाँ भी उनकी पैथोलॉजी चलती थी। तो शाम का शाम मैं वहाँ उनके पास जाता था सीखने के लिए। तो मैं काफ़ी वेल ट्रेंड हो गया था। उतना में जब पास आउट होने के बाद चतरा से कुछ लोग आए कि मुझे एक टेक्नीशियन चाहिए। तो मनोज सर ने बोला, यार तुम बैठे हुए ही हो, तुम बैठ के क्या करोगे, तुम एक बार ट्राई करो, देखो कि कैसा रहता है। पब्लिक सेक्टर में जाओगे तो पता चलेगा कि तुमने यहाँ क्या सीखा है। मेरे अंडर में काम करना और ऑन काम करना, दोनों में अंतर। आसमान ज़मीन का डिफरेंसेस होता है। मैंने उनका बात मानते हुए वो 12,000 रुपये सैलरी पे मुझे वहाँ जॉब लगा दिया। हाँ 1999 में। अच्छा। तो मुझे तो कुछ आगे कर गुजरने की आदत थी। वहाँ 2 पार्टनर थे, एक शिव प्रकाश और एक अवधेश जायसवाल। अच्छा। वो दोनों पार्टनर उस लैब को चलाते थे। अवधेश जी बोलते थे कि इस बिल को थोड़ा ये कर दीजिए। तो मुझे लगा कि ये आपस में ही चीटिंग करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपना लैब क्यों नहीं स्टार्ट कर लूँ। अच्छा। तो फिर मैं रांची गया, सारा एपरेटस का मैंने पता किया कि भाई किन मशीनरी का क्या कीमत है। तो मुझे लगा कि 27,000 में पूरी पैथोलॉजी की सेटअप आ जाएगी। तो उसके बाद चतरा से 19 किलोमीटर एक सिमरिया जगह है, वहाँ हमने आर्या पैथोलॉजी के नाम से एक लैब स्टार्ट किया। और डॉक्टर बीपी सिंह वहाँ ब्लॉक में डॉक्टर बैठते थे। वो हमारा उस समय, उन दिनों वो करीब करीब एवरी डे 50 से 60 प्रिस्क्रिप्शन उनका हमारे पास आता था एवरी डे। शुरू के दिनों में ये हो गया। शुरू के दिन, अच्छा। स्टार्टिंग में ही जो हमारा वहाँ इनकम उस समय भी था, लाख रुपए से ऊपर था महीने का। हाँ महीने का। और ये कब की बात है? ये 2000 की बात। अच्छा, 2000 में 1 लाख रुपए महीने आप कमाने उस लैब के जरिए शुरू कर दिए। वाह। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक्सरे लिया। ये सडनली क्या हुआ, डॉक्टर बीपी सिंह का ट्रांसफर हो गया बरकट्ठा। अच्छा। ये आप जब बरही से धनबाद की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते, मतलब बरही से धनबाद की तरफ 25 किलोमीटर जब बढ़ेंगे तो आपको बरकट्ठा मिलेगा। हाँ। तो उन्होंने बोला कि यार हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया है, बेटर होगा तुम पूरा सेटअप वहाँ अपना लगा लो, आराम से हम लोग करेंगे फिर वहाँ बिजनेस। हाँ वहाँ काम करेंगे। तो हम लोग वहाँ स्टार्ट किए पैथोलॉजी अपना, और एक्सरे मैंने वहाँ लगाया। मतलब एक आपका जहाँ पे पहले थे वहाँ लगा चतरा में, और दूसरा वो जहाँ बरही के भी पहले जो ट्रांसफर हुआ वहाँ एक और सेटअप डाला आपने। हाँ। उसी बीच मेरी दादी का तबीयत ख़राब हो गया। तो मुझे घर से इन्फॉर्मेशन आया कि ऐसा ऐसा बात है, दादी का तबीयत ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो घर वो आते हैं।
घर आए तो दादी डेथ कर गई 15 दिन के बाद। तो मैं करीब उसमें महीना दिन मैं यहीं रह गया, और मुखाग्नि भी मैंने ही दादी को दिया, क्योंकि मेरे फादर मझला भाई थे। तो कहा जाता है कि हिंदू समाज में मझला भाई मुखाग्नि नहीं देता है, तो मैंने दादी का मुखाग्नि मैंने ही दिया। तो जब 1 महीना बाद हम यहाँ से गए तो डॉक्टर साहब के यहाँ 4-5 पेशेंट का डेथ हो चुका था। अच्छा। तो वहाँ से हुआ कि भाई 5 पेशेंट हमारे यहाँ डेथ हो चुका है नर्सिंग होम में, तो थोड़ा-सा अभी प्रैक्टिस चलना मुश्किल है। मुश्किल है, चूँकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो सैलरी तो मुझे मिलता ही रहा। लेकिन हम जब बीच में बैठ कर के हम जब बात करते थे, तो ये होता था कि एक पैरामेडिकल कॉलेज मुझे स्टार्ट करना है। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं तुम एक पैरामेडिकल कॉलेज स्टार्ट करते हो? तो फर्स्ट हम लोगों ने हजारीबाग में स्टार्ट किया। अच्छा, तो वो सेटअप जो था वो एक तरह से लॉस में हाँ, चला गया। वो रेंटेड में था, ठीक है, नहीं लॉस में नहीं गया, हमने वो हमारा जो एक्स-रे था, एक पैथोलॉजी था, वहीं के लोग से हमने उसे, अच्छा, सेल आउट कर दिया। हाँ, जितना में हमने खरीदा था उतना में हमने अच्छा, बेच दिया। उन्हें दे दिया। उसके बाद हजारीबाग हम लोग चला रहे थे पैरामेडिकल। हमारे फादर भी उस समय रिटायर आ चुके थे। और ये 2002 की बात आप बता रहे हैं? नहीं, 2001 की बात। अच्छा, 2001 की बात। तो उसी दरमियान मेरा गया भी आना-जाना रहता था। हाँ। तो मुझे गया एक अच्छा शहर लगता था। तो धीरे-धीरे मैंने कोशिश किया कि गया में भी हम लोग एक पैरामेडिकल स्टार्ट करते हैं। तो 2002 1 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ ओपनिंग किया। अच्छा, आप कॉलेज संस्कृत, के? हाँ, पैरामेडिकल कॉलेज। संस्कृत स्कूल है यहाँ डेल्हा पे। हाँ। उसके अपोजिट में एक मार्केट है, उसके ऊपर हमने 8 कमरा किराए पे लिया। अच्छा, 3500 रुपया उसमें उन्होंने, 8 कमरे का 3500 रुपया था। हाँ, किराया देते। अच्छा। स्टार्ट हो गया और ओपनिंग हमने करवाया उस दिन डॉक्टर ने यहाँ कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उनके द्वारा हमने ओपनिंग करवाया। और उसी दिन 1 अगस्त 2002 को रणवीर का बर्थ बर्थ अच्छा। हुआ। अच्छा, जिस दिन ओपनिंग था? हाँ, अच्छा, तो उस दिन आपके जो पुत्र हैं उनका जन्म? हाँ, रणवीर अरे का उस दिन बर्थ हुआ। हाँ। तो मैं अपने संस्थान के लिए रणवीर को काफ़ी लकी मानता हूँ। शुभ संकेत 2 हो गया एकदम एक साथ। हाँ। ठीक है कि हमारा उस दिन ओपनिंग भी हुआ, और हमारा जो कुल खानदान को आगे आगे ले जाना है, बारिश भी उस दिन हमें, का भी जन्म हुआ, वाह! हाँ, मिला। तो खुशियाँ जो है उस दिन हमारी दुगनी हो गई। हाँ। फादर उस दिन हमारे जीवित थे, फादर भी हमारे काफ़ी खुश हुए। तो हम लोग यहाँ धीरे-धीरे करके फिर रामलखन सिंह यादव कॉलेज डेल्हा पे ही हैं, वहाँ के जो ऑनर हैं कुमार नागेंद्र, उनसे हमारी परिचय किसी व्यक्ति ने करवाया। हाँ। वो बोले कि हमारा तो बस फॉर्म ही भरा था, बाकी कॉलेज खाली रहता है। पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, उनके यहाँ सिर्फ फॉर्म भराता था, हाँ। और कॉलेज उनका कहीं दूसरे जगह था, बतानी बोलते हैं, वहाँ पे था। टाउन वाला जो ऑफिस वाला था बोले कि आप पूरा ये बिल्डिंग ले सकते हैं। ले लीजिए। तो वो बिल्डिंग पूरा उन्होंने मुझे किराए पे दे दिया। तो हम लोग का ठीक-ठाक यहाँ हाँ। चल रहा था। तो इसी तरह धीरे-धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते गए उसमें। बढ़ते गए। बीच में जो एक बात आती है, क्योंकि आपके पिताजी फ़ौज में थे, आर्मी में थे, तो एक आर्मी परिवार का बच्चा होना, ख़ास करके पिताजी आर्मी में, बड़ा डिसिप्लिन मामला होता है। किस तरीके से वो आप सिचुएशन को याद करते हैं और उसका आज के जीवन में आपको क्या लाभ मिलता है? देखिए, आर्मी बैकग्राउंड से जब आप हैं, तो डिसिप्लिन आपको घर से ही मिलता है। और हमारे यहाँ था कि जब तक फादर हमारे जीवित थे, हम 4:30 में पूरी फैमिली हमारी उठती थी। अच्छा, प्रतिदिन? एवरीडे, क्योंकि 4:30 से पौने 5 के बीच में पापा खुद उठ करके खुद ही चाय बनाते थे, और हम सभी को जग चाय पिलाते थे। अच्छा। तो कहावत है, संस्कार विरासत में मिलता है, बाजार में खरीदी नहीं जा सकती है। तो हमारा अनुशासन हमें घर में ही मिला था। और पापा का एक हमेशा ये रहता था कि भाई ऐसा कोई काम तुम मत करो कि तुम्हें किसी से आंख झुका के बात करने की नौबत आए। हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रोंग रखना
कि किसी से नज़रें तुम्हें झुकाने की ज़रूरत ना पड़े। की ज़रूरत ना पड़े। तो वो हमेशा आज भी मेरे दिमाग में है, मस्तिष्क में है, दिल में है कि मैं कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि मुझे किसी से नज़रें झुकाने की बारी आए। थोड़ा बिज़नेस पे बात करते हैं क्योंकि एक बड़ा सफ़र आपने तय किया। भले ही वो कहानी में लग रहा है कि बड़ी आसानी से शुरू होते गया। एक बिज़नेस म मैन के तौर पे जब आप अपने आप को आगे बढ़ने लगे, तो कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बताइए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी लेकिन उन समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और उसे आपने हैंडल किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी आप जितने भी पुराने दौर में अगर यहाँ गुज़रे बात करेंगे, तो मोस्टली जगह लोग से आपको ये सुनने को मिलेगा कि 1990 से 2005 का जो दौर था, वो जंगल राज का दौर था। चूँकि मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं नॉर्थ ईस्ट में पला-बड़ा, मैं रहा ही पूरा लाइफ़ नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, वह जंगल राज क्या होता है। क्या होता है? एंड दैट टाइम आई मीन्स फुल एस्टैब्लिश माई सेल्फ इन बिहार। बिहार। और चूँकि मैं सोल्जर बैकग्राउंड से भी था, सैनिक बैकग्राउंड से था, तो मुझे इन चीज़ों से किसी से डर नहीं लगता था कि कौन मुझे आकर के क्या कर लेगा या कोई मुझे धमका तो नहीं सकता है। मैं सबसे पहले अपने आप को अब मानता हूँ कि मैं पहले इंडियन हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र है, पूरा भारत है, उसके बाद मैं बिहारी हूँ। क्या बात! मैं कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता है। और ये इसलिए ये कॉन्फिडेंस था क्योंकि यहाँ के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। हाँ, नहीं पता था, मुझे हुँ। कुछ मैं जानता ही नहीं। हाँ। तो बहुत सारा हर्डल्स आया उस समय, लेकिन मैं चूँकि स्ट्रॉन्ग था, तो धीरे-धीरे लोग समझ गए कि इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं हम। किसी भी बिज़नेस में पैसे को लेकर के मेन जो समस्या होती है, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई व्यापार की शुरुआत करता है, तो पैसा सबसे बड़ा एक बाधा बनता है। क्या लगता है अगर किसी के पास कम भी पैसे हैं, तो किन-किन बातों का वो ध्यान रखे तो उससे वो अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है? देखिए, अभी का जो महँगाई का जो दौर है, हाँ, इसमें अभी आपके पास ये लिबर्टी है कि बैंक काफ़ी मतलब लिबरल है, फ्लेक्सिबल है कि आपको बैंकिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी गवर्नमेंट का भी बहुत सारा स्कीम है, एसएमई का बहुत सारा स्कीम है, जिसमें आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन हमने जिस समय बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था बिहार में, उस समय फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब बैंक के द्वारा लेना लोहे का चना चबाने के बराबर था। और सरकार तो इसमें कोई इंटरेस्ट ले ही हाँ, नहीं रही। सरकार को कोई इनसे कोई चीज़ से मतलब ही नहीं था। तो उसमें मैं लकी अपने आप को मानता हूँ कि हमें जिस समय भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ उस समय कदम से कदम मिला करके खड़ा रहे। जब भी मुझे दिक्कत हुई, मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया कि भाई मुझे ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला मुझे कि आप आकर के ले जाइए। अच्छा, वो आकर के मुझे पहुँचा जाते थे। अच्छा। हाँ, इवन मेरे सिस्टर के जो फादर इन लॉ हुए, कभी मुझे उन सपोर्ट ज़रूरत पड़ा, तो मैंने सिस्टर को बताया, तो उसके फादर इन लॉ भी ने भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। काफ़ी सपोर्ट किया। तो और ऐसे लोगों का हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो फाइनेंशियली मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव की वजह से नहीं हुई। अब हम थोड़ा-सा जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें बात करें, पैरामेडिकल की बात करें या नर्सिंग की बात करें। आप तब की बात कर रहे हैं जब बिहार में ऑप्शन नहीं था, अपॉर्च्युनिटी नहीं थे इस क्षेत्र में लोग जाके नौकरी मिले क्योंकि उस समय हॉस्पिटल के जो हालात थे, वो बहुत खराब थे। तो फिर उस समय कैसे आप छात्रों को उनको मतलब मोबिलाइज़ करते थे? किस तरीके से छात्राओं को क्योंकि लड़कियों को बाहर निकल के पढ़ाई करना इन सब चीज़ों का बड़ा मुश्किल होता था। तो उस दौर में कैसे इन चीज़ों और दूसरा कुछ कॉलेजेज़ अगर थे भी, तो उन कॉलेजेज़ में कई जगह ऐसा होता था कि सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट यूँ कह लीजिए कि बेचा जाता था, पढ़ाई नहीं होती थी। इन सब चैलेंजेज़ को कैसे आपने फेस किया और क्या किया कि आपने बेहतर एजुकेशन की ओर अग्रसर हुए? देखिए 2002 से हम लोग देखें, तो क्या था कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों हम ऑफ़िस में बैठते थे। अच्छा, मेरी मिसेज़ भी बैठती थी ऑफ़िस में। तो जो लड़कियाँ एडमिशन लेने के लिए आती थी, तो ड्यू टू मेरी मिसेज़ की वजह से उन्हें फ़ेथ होता था कि भई जो गार्जियन है उन्हें फ़ेथ होता कि हम एक अच्छे हैंड में अपने बच्चे को दे रहे हैं। दे के जा रहे हैं। और उस समय हमारे यहाँ क्लासेस और प्रैक्टिकल हम लोग बहुत अच्छा से देते थे। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी की एक वैकेंसी
2005 में आई थी और वो 100 वैकेंसी थी। 100 वैकेंसीज में हमारे यहाँ से 43 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया। 100 वैकेंसी में 43 आपके तरफ से थे। हमारे तरफ से थे। अभी भी वो स्टूडेंट सारे जॉब में हैं और अभी भी हमसे वो बात टच में। करते हैं और मुझे वो अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर हम सिस्टम की बात करें, जब ऑप्शंस भी आने लगे हैं, तो फिर मैं उसी सवाल पे थोड़ा सा जाऊँगा कि जो आपने क्लासेस दी, भरोसा कैसे होता होगा लोगों को? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, पैसे की व्यवस्था करना, रहना, क्योंकि रेगुलर क्लास करना है तो हॉस्टल की सुविधा, ये सब भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लोगों को लगता था कि अगर हमको नर्सिंग कोर्स करना है तो किसी कॉलेज में पैसा दे दिया, नामांकन करा लिया और फिर एग्ज़ाम के समय जाना है। ये जो पद्धति थी, इसमें कोई दिक्कत हुई? किसी ने आके कहा कि नहीं हम क्लास नहीं करेंगे, आप सिर्फ़ हमें सर्टिफ़िकेट दे दीजिएगा, ऐसे भी कुछ मौके हैं क्या? क्योंकि मेरा एजुकेशन नॉर्थ ईस्ट से रहा, हुँ, तो वहाँ जो हम लोग की जो एजुकेशन थी, हाँ, तो वहाँ कभी ये नहीं रहा कि भाई आप क्लासेस में कोई चीट करके आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। हाँ। कोई भी इवेंट, मतलब कि 10th हो 12th हो, कोई भी एग्जामिनेशन में आप चीट करके नहीं पास कर सकते हैं। वहाँ का गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा करता था कि भाई चीटिंग नॉट अलाउड इन एनी एग्जामिनेशन। शुरू से ही, बचपन से ही। हाँ, तो मैं तो उस परिवेश में पला बड़ा था, तो हमारे पास उस समय भी आते आते थे बच्चे, उनके गार्जियन की सर ये क्लास नहीं कर पाएंगे। मैंने भाई दूसरे जगह आप देख लीजिए, हमारे यहाँ हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे, और नहीं देते थे। जो हमारे यहाँ 80% अटेंडेंस है हुँ। उन्हीं का हम एडमिशन लेते थे। अदरवाइज आप अगर नहीं क्लास करने के लिए तैयार हैं, आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में आप जा सकते हैं। एक जो आपने कॉलेज की शुरुआत की थी बिहारशरीफ में, जिसका नाम आपने रखा डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। त्रिशूलधारी आपके कौन लगते हैं और क्यों इस नाम से ज़्यादा इमोशन रहा कि उनके ही नाम पे देखिए, आपने? मेरा बर्थ जो है 78 का है, हुँ, और डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे में मेरे दादाजी हुए। अच्छा। उनका डेथ 1980 में हुआ। उस समय मात्र महज मैं 2 साल का था। तो मैं अपने गाँव में और अपने गाँव के इर्द-गिर्द के जो गाँव हैं और अपने रिलेटिव से, उनके बारे में मैंने बहुत सुना कि भाई आपके दादाजी सैटरडे संडे को जब गाँव आते थे, तो सारे लोग को काफ़ी वो मदद करते थे, जिसके पास पैसा हो, नहीं हो, सभी का वो इलाज करते थे। वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बड़ा बाबू भी थे। अच्छा। तो जब उनके बारे में सारे रिलेटिव्स और गांव वाले और फिर गांव के आजू बाजू गांव वाले सारे लोग जब मुझे बताते थे, तो मुझे काफ़ी खुशी होती थी कि मेरे दादाजी एक बहुत भले इंसान थे, कि मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रा रखे हुए हैं। तो मुझे लगा कि उनके नाम के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और गांव में जो हमारा पुराना जो मकान था, एक बॉक्स था, हम उसे जब खोल रहे कि देखें हम, तो उसमें देखे एक मच्छरदानी था, कुछ कपड़े थे और एक नेम प्लेट पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे। तो मुझे लगा कि इस नाम को मुझे आगे ले जाना है। ये नाम तो मेरे साथ जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इस नाम को पूरे बिहार में फैलाना है। फैलाना है मुझे। तो मैंने 2016 में डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से अमेरा थरथरी में एक हम लोगों ने बीएड और डीएलएड कॉलेज का स्थापना किया। उससे पहले हम लोग यहाँ 2009 में विवेकानंद टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से हम लोग ने एक आईटीआई स्टार्ट किया। वहाँ से फिर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग बढ़ते चले गए। 2011 में विवेकानंद एएनएम ट्रेनिंग स्कूल हम लोगों ने स्टार्ट किया। ये सब सारा कोर्सेज हम लोग का चल रहा था। इस बीच में जब आप एक पर एक अलग-अलग कॉलेज और ये सब कोर्सेज़ आप लॉन्च कर रहे थे, अलग-अलग शहरों में आप खोल रहे थे, क्या पैसा कमाना मकसद था या कुछ बिहार के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते थे? क्योंकि इस पे तो लोगों को लगेगा कि भाई ये पैसे की कहीं भूख ज़्यादा तो नहीं है कि जो एक पर एक कॉलेज खुले जा रहे हैं आप? नहीं, नहीं, पैसा कमाना वो कोई मकसद नहीं था। अगर पैसा मेरा कमाना मकसद होता, तो एक से एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री का प्लान मेरे पास है। मैं अदर स्टेट में अपने आप को शिफ्ट करता, लाइक मेडिसिन सेक्टर में शिफ्ट करता, और आज कई हज़ार गुना इससे ज़्यादा पैसा मैं उस सेक्टर में कमा सक कमा सकता था। लेकिन चूँकि मेरे दिमाग में था कि बिहार में अपॉर्च्युनिटी की काफ़ी कमी रही है
और मेरे द्वारा बिहार वासियों के लिए कुछ किया जाए। मैं बिहारी हूँ, बिहारी होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं बिहार के लिए कुछ करूँ, और उस दिशा में छोटे-छोटे मेरे प्रयास करते गया, और ये छोटे-छोटे प्रयास कब मुझे यहाँ लेके आया, मुझे पता खुद ही नहीं चला। इस सफ़र में जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जो मैंने सुनी और देखी जो समझी उसमें 1 साल में तो लोग अपना घर ठीक से नहीं बनवा पाते हैं। क्या ऐसा मैनेजमेंट आपने तैयार किया कि आपने 1 साल में मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, साथ में हॉस्पिटल भी जो कि करीब 650 बेड का है। कैसे ये सब चीज़ हुआ ये? एक पैथोलॉजी चलाने वाला व्यक्ति ऐसे कह सकते हैं, एक पैथोलॉजी चलाने वाला व्यक्ति जो कि इस सिस्टम का माना जाए कि सबसे छोटा कड़ी है वो, वहाँ से उठ कर के इतने बड़े सिस्टम में अचानक आना और 1 साल के अंदर उस को एस्टेब्लिश कर देना, क्या सोच थी इसके पीछे? क्या स्ट्रगल रहा और किस तरीके से आपने इसको किया? देखिए, पहले हम लोग जो सुनते थे कि भाई बिहारी जो है सिर्फ़ मज़दूरी करने के लिए ही है, वो अदर स्टेट में जाकर के उन्हें मज़दूरी ही करना है। तो मुझे इस चीज़ को लोगों के दिमाग से निकालना था कि बिहारी सिर्फ़ मज़दूरी करने के लिए ही पैदा नहीं लिए हैं, वो मज़दूरी करवाने के लिए भी पैदा लिए हैं। वाह! और ये मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसा काम करूँगा, जिससे पूरे देश से लोग मेरे यहाँ काम करने के लिए आएँगे। और आज मैं मतलब कि प्राउडली मैं बोल सकता हूँ, आज जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसमें पूरे इंडिया से हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, पूरे इंडिया से हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ हैं, पूरे इंडिया से हमारे यहाँ लैब के स्टाफ्स हैं, एमआरआई के स्टाफ हैं, सीटी स्कैन के हैं, आपका अल्ट्रासाउंड के हैं, एक्स-रे के हैं, पूरे इंडिया से हैं। बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से लोग आकर के आज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इवन स्टूडेंट भी जो एडमिटेड है हमारे यहाँ, वो भी पूरे इंडिया से हैं। अगर हम एमबीबीएस की बात करें और बिहार की बात करें, लोगों को लगता है कि अगर कोई पढ़ाई किसी ने खास करके हम छोटे एजुकेशन को भी ले लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो गई या कोई और भी फील्ड में लोग कुछ करता है, तो उसको लगता है कि बिहार से अगर कोई किया है तो शायद अच्छा नहीं किया होगा। तो बिहार में आपने शुरू किया, तो फिर ये कैसे आप लोगों को समझा पाते हैं कि या फिर कैसे बाकी कॉलेज में और आपके कॉलेज में ऐसा क्या अंतर है कि लोग एमबीबीएस की पढ़ाई आपके यहाँ करके बेहतर सर्विस दे सकते हैं अपने फील्ड? देखिए, लोग का जो यहाँ पहले कहना था कि भाई बिहार में बिहार राज्य के बाहर वाले स्टूडेंट आना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं आना चाहते हैं? हम उस टाइप का फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराएँगे, उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हम उन्हें देंगे, फैकल्टी प्रोवाइड कराएँगे, तो वो क्यों नहीं आना चाहेंगे? तो ये एक चैलेंज था हमारे लिए कि हम साउथ के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले डेवलप करें। हम अपने यहाँ करें। और इसकी स्टार्ट मतलब 2023 दिसंबर से हम लोग के दिमाग में गया कि मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करना है। हम लोग उस समय थे वैष्णो देवी में। अच्छा। मेरे समधी जी ज्ञानेश्वर जी जो हुए, हाँ। वो अपने बेटे का बर्थडे 20 दिसंबर को हर साल वो वैष्णो देवी में ही मनाते हैं। तो मेरा सन इन लॉ का बर्थडे था, हाँ। हम पूरी फैमिली, दोनों फैमिली हम लोग वैष्णो देवी में थे। तो ऐसे ही बातचीत करते-करते हुआ कि भाई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? अच्छा, नॉर्मली बातचीत में ये सब। हाँ, हाँ। नॉर्मली बातचीत में हुआ। हुँ। तो हुआ कि चलो देखते हैं इसको, स्टडी करते हैं पहले। फिर हमने नॉर्म्स देखा उसका, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ इसको। अच्छा, तो ये सोच 2023 के दिसंबर में पड़ी। हाँ, तो इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा सोच नहीं है, ये माता रानी का सोच है, और माता रानी के द्वारा ये मेडिकल कॉलेज को मुझे स्थापना करने के लिए माता रानी ने मुझे चुना है, क्योंकि स्थान वही था। स्थान हुआ। तो अगर फैसिलिटीज़ की बात करें कॉलेजेस को लेकर के, क्या आपको ऐसा प्रॉब्लम समझ में आता है? बहुत सारे अलग-अलग भी कॉलेज हैं, बिहार में भी और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कॉम्पिटिशन के तौर पे आप उन चीज़ों के लिए हुए, लेकिन फिर भी कुछ तो समझ में आया होगा कि बाकियों में क्या नहीं है और हम उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। ये अगर कुछ डिफरेंस वो बता तो पाएँ जब उन पेरेंट्स को। वो अभी 10th मेडिकल कॉलेज मेरा बिहार में है, प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, ठीक है। 10वां मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में मेरा है। मुझसे पहले 9 मेडिकल कॉलेज बिहार में प्राइवेट सेक्टर में खुले हैं। पहले से खुले हुए हैं। हाँ। आप सारे 9 मेडिकल कॉलेज को आप विज़िट करिए, हमारा भी विज़िट करिए। उसके बाद आपको कंपैरिज़न आपको समझ में आएगा कि अदर देन माँ बोधी इज़ वाई बेटर।
तो ये डिफरेंस आपने बाकियों से सीख लेकर के जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके इन चीज़ की शुरुआत की। थोड़ा-सा हम पर्सनल टच पे आ जाते हैं। आपके बेटे जो हैं रणवीर जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, इतना हम्बल और ऐसा नहीं लगता है कि वो इतने बड़े एम्पायर का एक वारिस कह सकते हैं। बड़ा अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें आपने देखी कि आपने उन पे भरोसा किया और वो देख रहे हैं कि सारा काम आगे तो इस नेक्स्ट जनरेशन का क्या योगदान है और उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है आपके संस्थान में? देखिए, रणवीर में शुरू से सीखने का ललक रहा है। हाँ, और जब से मतलब कि हमने अपने नर्सिंग कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेज और बीएड कॉलेजेस, हाँ। ये सब का चार्ज हम लोगों ने मोटा-मोटी 2023 से ही उनके हाथ में हमने सौंपा है। अच्छा, क्योंकि मुझे मेडिकल कॉलेज करना है, तो उसके लिए मुझे पहले जो मैं कॉलेजेस चला रहा हूँ, वहाँ से मैं अपने आप को फ्री करना चाहता था। तो मैंने रणवीर और ऋषा को ये जवाबदेही दी कि भाई आपको पुराने जो आपके जो कॉलेजेस चल रहे हैं, इसका देख-रेख आपको करना है। करना है। और मैं काफ़ी प्राउड फ़ील करता हूँ कि मुझसे बेहतर बच्चे हमारे कर रहे हैं। ऋषा और रणवीर काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। इवन स्टूडेंट, टीचर्स और बाहर वाले जो लोग भी आते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती है। तो बताते हैं कि नहीं, आपके बच्चे जो आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्म कर रहे हैं वो। तो इतना भरोसा था पहले शुरू में जब हाँ, आपने हैंडओवर शुरू से ही रहा? शुरू से भरोसा था। और साथ में कुछ समस्या अगर इन्हें होती है, तो मेरा ब्रदर इन लॉ इनके साथ है, ऋतुराज, अच्छा। वो इनको सपोर्ट करता है। इन सब चीज़ों में। अब एक और बात आती है कि जैसे मगध का जो क्षेत्र है और उसमें आपका शेरघाटी वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल सुदूर माना जाता है और ऐसे जगह पे किसी चीज़ की शुरुआत करना आमतौर पे लोग नहीं करता है। जिस स्टेटस को आपने पाया है, उसके हिसाब से लोग सोचते हैं कि अब ये सारा काम जो है विदेशों में करें या किसी दूसरे राज्य में करें। शेरघाटी से ऐसा क्या लगाव हो गया गया के कि आप यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि विदेश में तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है वहाँ। तो वहाँ कोई लोग को दे करके कोई फ़ायदा भी है नहीं। और मेरा जुड़ाव बिहार से और गया से ख़ास करके है। हाँ। मेरा समझिए, गया मेरे लिए मेरा कर्म भूमि ये है। तो गया शहर ने मुझे, गया जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हाँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं गया जी को कुछ लौटाऊँ। कुछ दूँ। और उसमें हम लोग को एक प्लेस देखना था कि हमें मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापना करना। तो एक तो सबसे बड़ी जो चैलेंज इसमें आती है लैंड की, कि बड़ा लैंड आपको चाहिए। मिलना मुश्किल होता है। तो हमारा मोर देन 30 एकड़ का प्लॉट है वो। और जहाँ पे मुझे मिला, हम 3 बार जा कर के हम लौट आए कि भाई यहाँ स्टार्ट करना मुश्किल है। मुश्किल है। फिर हमने फिगर आउट किया कि इसका सराउंडिंग क्या है। अच्छा। तो हमने देखा कि 40 किलोमीटर के सराउंडिंग में हेल्थ सेक्टर का कुछ है ही नहीं। इवन 40 किलोमीटर के 40 सराउंडिंग किलोमीटर लोकेशन के है। सराउंडिंग में हाँ। एक्सेप्ट मगध मेडिकल कॉलेज छोड़ करके कुछ भी नहीं है लोगों के लिए। इवन 10-5 बेड का हॉस्पिटल भी लोगों के लिए नहीं है। नहीं है। तो वहाँ से भी 20 में किलोमीटर मेडिकल कॉलेज होता है लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि अगर इमरजेंसी में किसी को कुछ होता है, तो भाई ये तो घंटा 1.5 घंटा तो इन्हें शहर जाने में ही लगेगा। और जब आपको इमरजेंसी होता है, तो उसमें एक-एक पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होता है। 1.5 घंटा तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कि 1.5 घंटा में आप हॉस्पिटल पहुँचे, बीच रास्ते में ही आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये सोच कर के मुझे लगा कि यहाँ के लोग के लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा अगर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तो। और मुझे लगता है कि अभी जो शेरघाटी की जनता हो गई, वहाँ से जो मुझे फीडबैक आता है, वो काफ़ी लोग खुश हैं। कभी-कभी मैं जब हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, जब भीड़ होता है रिसेप्शन में, तो मैं लोगों से बात करता हूँ कि कैसा आप फ़ील कर रही हैं? अच्छा, मतलब आप वन टू वन बात करते हाँ, हैं? जब अच्छा। वो बताते हैं कि बाबू हमें तो जाहिली बनारस ने तब ऐसा देखेला मिलेले। अच्छा, जे हमें कभी सोचले नहीं हली कि यहाँ इस ऐसा तरह का। हॉस्पिटल देखे के मिलतै। जे जे बनैलके हैं ना, जे मालिक बड़ी बढ़िया आदमी हैं। अच्छा, मतलब आप ही से बात हो रही है हाँ, आपकी, हाँ। तो मैं उन्हें बताता नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे ये चीज़ सुन कर के काफ़ी संतुष्टि। संतुष्टि मिलती, सुकून फ़ील होता है कि चलो, मेरे कुछ अच्छे काम की वजह से लोग खुश हैं कम से कम यहाँ। किसी भी काम को करने के लिए कुछ टीम की ज़रूरत होती है और टीम तो हो ही जाता है सब कुछ, लेकिन एक और कोई मजबूत पिलर होता है, जो उसके पीछे खड़ा रहता है।
अगर हम डायरेक्ट पूछे कि राजेश कुमार पांडे जी के इस पूरे सफर में और इतने बड़े एम्पायर जीरो से यहाँ तक पहुँचने के पीछे कौन है और उसकी क्या भूमिका है इसमें? देखिए, इसमें अगर बेसिकली मैं मानूँ तो इसमें मेरी वाइफ़ का काफ़ी सपोर्ट रहा है। रूबी ने हमेशा मैं जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या करना चाहा, कभी भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि ये आप मत कीजिए या आप नहीं कर सकते हैं, इसमें हम फँस जाएँगे। ये कभी भी उन्होंने नहीं बोला और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हर स्थिति में। वो नेगेटिव हो, पॉज़िटिव हो, हर समय वो हमारे साथ खड़ी रही। तो ये मजबूती जो है आपकी उनकी वजह से है। और एक और चीज़ जो हम जानना चाहें कहना आपसे जानना चाहेंगे कि जो बिहार के छात्र हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एजुकेशन के प्रति किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं? और आप जो सुविधाएँ दे रहे हैं, उसमें उनके लिए क्या बेहतर है? देखिए, बिहार के लोग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही भोले यहाँ के लोग हैं। तो मेरा मानना ये है कि भाई पैसा तो उनका लग ही रहा है हाँ, और वो अपने बच्चे को क्लासेस 100% कराएँ, प्रैक्टिकल 100% कराएँ। अननेसेसरी उन्हें वो छुट्टी ना लेने के लिए मजबूर करें कि भाई आज शादी है, तो 1 सप्ताह का छुट्टी लेके चले आओ। ज़रूरी है तो चलो 1 आध दिन का छुट्टी ले लिया और इस चीज़ में हमारे यहाँ जो कॉलेजेस में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके गार्जियन काफ़ी सपोर्टिव हैं। इसका भी एग्ज़ाम्पल हम लोग आपको बताएँगे कि अभी रिसेंटली 3400 का जीएनएम का वैकेंसी था। हाँ, नहीं, 4000 का वैकेंसी था जिसमें 3600 गवर्नमेंट ने अभी लिया है। दिया है। 3600 स्टूडेंट का, जिसमें आप देखेंगे हमारे यहाँ से मोर देन 200 स्टूडेंट अच्छा, ज्वाइन सिलेक्टेड। किए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी और बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई बच्चे ज्वाइन किए हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं या उनके गार्जियन हैं, वो पढ़ाई के प्रति कितना डेडिकेटेड हैं। रिजल्ट ही बयां करता है ये सारा द कुछ। इम्पोर्टेंट ये है कि क्लासेस करना बहुत ज़रूरी बहुत प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, सिर्फ़ नामांकन कराने से, सर्टिफ़िकेट लेने से कुछ नहीं होता है। अगर सिंपल सी बात करें कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं, हर किसी के लाइफ़ में उतार-चढ़ाव आता है। इतने बड़े फ़ेज़ में लोग छोटा-छोटा काम करता है, उसमें बहुत सारी डिमोटिवेशन आ जाती है। इतने बड़े एम्पायर को सँभालने में आप जब डिमोटिवेट होते हैं, तो उस समय क्या सोचते हैं और खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं जब डिमोटिवेट होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कमरे में बंद हो जाऊं, अच्छा, मोबाइल बंद करके सोऊं और उसके बाद फिर अपने आप को रिफ्रेश करके नया सोच करके कि कहाँ मुझसे भूल हुई, कहाँ हमने गलती किया और आगे इस गलती को मुझे दोहराना नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पे आता है, अगर राजेश कुमार पांडे जी से अगर किसी को 3 बातें सीखनी हो, तो वो क्या 3 बातें उनको सीखनी चाहिए आपसे? देखिए, सबसे पहला तो है कि अगर आपको कुछ करना है, हाँ, आप अपना गोल सेट करिए कि मुझे ये करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर गोल दैट व्हाट यू कैन वांट टू डू। और दूसरा है कि एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के अर्जुन की तरह कि आंखें ही सिर्फ उसको दिखनी चाहिए। दिखनी चाहिए। थर्ड, तो फंडिंग से रिलेटेड जो भी है, तो आज के डेट में तो बैंक इतना सपोर्टिव है आपके लिए। अगर आप उनके लिए इधर से आप पॉजिटिव हैं, ईमानदार हैं बैंक के लिए, तो वो आपके लिए दुगने ईमानदारी के साथ बैंक आपके साथ खड़ी है। तो वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने देगी। अब कुछ थोड़ा-सा एक ऐसा टच है जिसमें हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। अब उस पूरे मुद्दे में 10,000 लोग कहीं न कहीं आपके ज जो मैंने जानकारी हासिल की है, 10,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। किसी को नौकरी है, कोई टेंडर लेके अलग-अलग तरीके से आपके यहाँ काम कर रहे हैं सैलरी। क्या लगता है, अगर एक राजेश कुमार पांडे जब इतने लोगों को रोक सकते हैं बिहार में, उनको पलायन से बचा सकते हैं, तो क्या सरकार को और क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे और ज़्यादा पलायन रुके?
देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम हर चीज़ सरकार के ऊपर ही ब्लेम करें, कि भाई सरकार ही पलायन को बढ़ावा दे रही है, तो ये गलत है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि सरकार ही बढ़ावा दे रही पलायन को। हर इंसान को, जो भी बिहारी है, हर इंसान को बिहार राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक छोटा-सा इंडस्ट्री भी लगाएगा एक आदमी, तो वो 100 आदमी को यहाँ रोज़गार दे सकता है, तो 100 आदमी हमारा यहाँ रुक सकता है। तो आप सिर्फ़ ये बोले कि गवर्नमेंट हमारा ठीक नहीं है, सिर्फ़ गवर्नमेंट के ठीक होने से नहीं होगा, हर इंसान को उसके लिए बदलना होगा। आप रोड पे आप चलिए यहाँ से, रोड की स्थिति आप देखिए क्या है। आप एक गाड़ी यहाँ लगती है, तुरंत दूसरी गाड़ी यहाँ लग गई, तीसरा लाइन यहाँ खड़ा हो गया, चौथा लाइन यहाँ खड़ा हो गया। और यही हम बिहारी जब सिक्किम पहुँचते हैं, तो क्या यहाँ के जो बिहारी जाते हैं सिक्किम में वो अलग हो जाते हैं? वहाँ क्यों नहीं वो गाड़ियाँ का ओवरटेक करके लाइन लगा देते हैं? वो कैसे रो में रहते हैं? तो आपको चेंज लाना होगा अपने आप में। आप जब खुद चेंज लाएँगे, तो धीरे-धीरे सोसाइटी जब चेंज होगा तो गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पुलिस वाला हाथ दे दे, ट्रैफिक पुलिस आपको हाथ दे दे, आप तुरंत उसको बोलिएगा, "तुम पहचानता है हमको? बताए तुमको हम।" तो इन चीज़ों से आपको निकलना होगा। बेकार का जो अहम और वहम हाँ, है वो उससे निकलना होगा। क्राउड को आपको किनारे करके चलना होगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। अननेसेसरी की चीज़ें में आप क्यों अपने आप को फँसा रहे हैं और सोसाइटी को भी आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। अरे आपको हेलमेट पहन के चलना, आप हेलमेट पहन के चलिए। शू लगा के ड्राइव करना है व्हीकल, टू व्हीलर आपको शू लगा के ड्राइव करिए। क्यों रोकेगा आपको कोई भाई? अगर नियम का पालन करें नियम अनुशासन का में पालन करिए ना, नियम का पालन अगर करिएगा, तो आराम से सिलसिलेवार से बिहार प्रगति भी करेगा और लोग आगे भी बढ़ेंगे। अंतिम सवाल होगा हमारा कि आपने अलग-अलग मतलब देशों में आपने घूमा इतना देश के भारत के अलग-अलग राज्यों में आप गए। अगर हम बिज़नेस की शुरुआत का माहौल की अगर बात करें तो बाकी राज्यों में जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ के एनवायरनमेंट में बिज़नेस शुरू करने के लिए और बिहार के एनवायरनमेंट में क्या अंतर पाते हैं? वहाँ का जो सरकार है वो क्या ज़्यादा सहयोगी है यहाँ के मुकाबले या फिर वहाँ भी वही स्थिति है जो कि यहाँ है बस लोगों की सोच में अंतर आना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अदर स्टेट की जो स्थिति है, हुँ, उससे लाख गुना बेहतर स्थिति अभी बिहार में ही हमारे यहाँ है। ओके। अभी आप पंजाब चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, इवन आप गुजरात चले जाइए, एजुकेशन सेक्टर के लिए इन राज्यों से बेहतर स्थिति हमारे यहाँ है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। इवन आप हॉस्पिटल जब खोल रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है। अभी 2025 16 अगस्त को जो गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है, इंडस्ट्री पॉलिसी, उसमें बहुत सारे सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है। तो गवर्नमेंट भी यहाँ चाहती है कि भाई आप आएँ और यहाँ बिज़नेस करें। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी यहाँ बहुत बढ़िया है और बहुत फ़ेवरेबल है। ख़ास करके अगर हम लोग ये यशस्वी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं हुँ, और जो 2017 से जो कार्यकाल रहा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का, ये बेहतरीन रहा। ख़ास करके आप हेल्थ सेक्टर में बोलेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी और नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत बेहतरीन काम किया गया है बिहार के लिए। नहीं तो इससे पीछे जब आप जाएँगे, आप 2017 से पीछे का समय आप ले लीजिए, आप ये 2000 में आप आइए 2020 में, जब 2020 में कोविड का जो समय था, उस समय 4000 वैकेंसी जीएनएम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई थी और 4000 बहाली वो हमारे बिहार राज्य के स्टूडेंट बिहार गवर्नमेंट को नहीं मिल पाए थे। अच्छा। अदर स्टूडेंट अदर स्टेट से आकर के लोग यहाँ जॉब कर रहे थे। तब जो ये 17-18 से जो श्री मंगल पांडे जी के द्वारा नर्सिंग कॉलेजेस को जो खोला गया था, अभी जो आप देखिएगा 23 में, 24 में या 25 में, जो भी वैकेंसी
आया है, उसमें हमारे बिहार के ही छात्र-छात्राओं का लाभ उस वैकेंसी का वो उठा रहे हैं। तो इसका श्रेय श्री मंगल पांडे जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही जाता है। ओके। तो सर आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा टॉक रहा बहुत इंस्पिरेशनल रहा है और जो आपकी जर्नी रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि ये ईमानदारी, सतत प्रयास और निरंतर कोशिशों का नतीजा है। हमें उम्मीद है कि जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, पॉडकास्ट को, उन्हें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगी। आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक